गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई यूनिट नंबर सेकेंड ऊष्मागतिकी सेकेंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऊष्मागतिकी सेकेंड यूनिट सेकेंड। क्या नाम है यूनिट का? ऊष्मागतिकी सेकेंड या थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड। ठीक है, इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड में हम स्टार्ट करेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियों से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियों से स्टार्ट करेंगे हम। तो एडिंग लगा लेते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां यानी कि फ्लॉट की कमियां। ठीक है, कमियां, पहली कमी क्या है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की पहली कमी क्या आती है कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य जो है वो ऊर्जा के ही रूप है। अतः इनमें क्या है? ऊष्मा और कार्य में क्या है? पूर्ण रूपांतरण संभव है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित किया जाना असंभव। लेकिन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि ऊष्मा और कार्य जो है वो ऊर्जा के ही रूप है। अतः उनमें क्या? पूर्ण रूपांतरण संभव है। ठीक है, तो पहली कमी ये है कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये नियम क्या कहता है कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा और कार्य जो है वो ऊर्जा के ही रूप है। ऊष्मा और कार्य ऊर्जा के ही रूप है। अतः उनमें ऊष्मा और कार्य में क्या होगा? पूर्ण रूपांतरण संभव है। ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्या है? कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि किसी भी प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लेकिन ऊष्मा प्लॉट के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा तथा कार्य, ऊष्मा तथा कार्य ऊर्जा के ही रूप है। अतः उनमें पूर्ण रूपांतरण संभव है। पूर्ण रूपांतरण संभव है। ठीक है, ऊष्मा, लेकिन प्लॉट के अनुसार ऊष्मा तथा कार्य ऊर्जा के ही रूप है। अतः इनमें पूर्ण रूपांतरण संभव है। ये थी इसकी पहली कमी। फिर दूसरी कमी क्या कहती है इसकी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम द्वारा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा किसी भी प्रक्रम के
होने की संभावना व्यक्त नहीं की जाती। किसी भी प्रक्रम के होने की संभावना जो है वो व्यक्त नहीं की जाती। ठीक है, तो दूसरी कमी क्या है इसकी कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा, फ्लॉड के द्वारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा किसी प्रक्रम के होने की संभावना व्यक्त नहीं की जाती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा किसी प्रक्रम के होने की संभावना व्यक्त नहीं की जाती। ठीक है, ये हो गई इसकी दूसरी कमी। तीसरी कमी क्या कहती है इसकी? तीसरी कमी कहती है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी प्रक्रम या अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तिता का अध्ययन नहीं किया जाता, या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा किसी प्रक्रम या अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण नहीं किया जाता। फ्लॉड के द्वारा, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा किसी प्रक्रम या अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण इस नियम द्वारा नहीं किया जाता है। स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण प्रक्रम या अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा किसी प्रक्रम या फिर अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसकी तीसरी कमी। चौथी कमी पे आते हैं। चौथी कमी पर आते हैं। तो चौथी इसकी कमी ये है कि फ्लॉड द्वारा क्या होता है कि ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ठीक है, ये इसका पहला कथन था। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम का यही कथन, पहला कथन ये था कि ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है ना। तो फ्लॉड द्वारा ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक है, लेकिन ये जो नियम है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है, वो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में तो परिवर्तित हो रही है, ठीक है, पर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण इस नियम द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फ्लॉड द्वारा ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। फ्लॉड द्वारा ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन इस नियम के द्वारा ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण नहीं संभव है। लेकिन इस नियम द्वारा ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण संभव नहीं है। लेकिन इस नियम द्वारा ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण
संभव नहीं है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम द्वारा क्या है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पहला कथन क्या कहता है कि ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है ना। तो ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो हो सकती है, लेकिन इस नियम द्वारा क्या है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण संभव नहीं है। इस नियम द्वारा ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण संभव नहीं है इस नियम। तो ये थी ऊष्मागतिकी के नियम की कमियां, प्रथम नियम की कमियां, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कमियां थी। अब हम स्टार्ट करेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ये प्रथम नियम था, प्रथम नियम हमने ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब सेकंड की कमियां, सॉरी फर्स्ट की कमियां और ऊष्मागतिकी सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में अपन ने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा था, है ना, और इसमें सेकंड में पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, जिसमें ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम स्लॉट, SLOT, स्लॉट, इसको क्या बोलेंगे, स्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्लॉट। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था, स्लॉट था, इसको बोलेंगे स्लॉट। ठीक है, अब इसमें कथन, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन क्या क्या है। तो पहला कथन है इसके अंदर प्लांक का कथन। किसका, प्लांक का कथन। प्लांक का कथन क्या कहता है कि ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है। प्लांक का कथन क्या कहता है कि ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में क्या परिवर्तित कर सके। ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर सके। कोई भी मशीन ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो प्लांक का क्या कथन कहता है कि ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है। ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर सके। असंभव है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर सके, जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर सके। ठीक है, प्लांक का कथन क्या कहता है कि ऐसी मशीन का निर्माण असंभव है जो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर सके। ठीक है, ये प्लांक का कथन है। फिर सेकंड कथन आता है प्लांक और केल्विन का कथन। प्लांक केल्विन का कथन, सेकंड कथन किसका आता है, प्लांक और केल्विन का कथन। प्लांक केल्विन कथन। प्लांक केल्विन कथन क्या कहता है कि ऐसी मशीन असंभव है या ऐसी मशीन संभव नहीं है जो किसी एक स्रोत से ऊष्मा अवशोषित कर
चक्रीय प्रक्रम में लगातार कार्य संपादित कर सके। क्या कह रहा है प्लांक केल्विन कथन कि ऐसी मशीन संभव नहीं है जो किसी एक स्रोत से ऊष्मा को अवशोषित कर चक्रीय प्रक्रम में लगातार कार्य संपादित कर सके। ठीक है, तो ये है प्लांक केल्विन कथन। क्या कहता है प्लांक केल्विन कथन कि ऐसी मशीन संभव नहीं है, ऐसी मशीन संभव नहीं है जो किसी एक स्रोत से ऊष्मा अवशोषित कर, किसी एक स्रोत से ऊष्मा अवशोषित कर, किसी एक स्रोत से ऊष्मा अवशोषित कर चक्रीय प्रक्रम में लगातार कार्य संपादित कर सके, लगातार कार्य संपादित कर सके, लगातार कार्य संपादित कर सके। ठीक है, तो प्लांक केल्विन कथन क्या है कि ऐसी मशीन संभव नहीं है जो किसी एक स्रोत से ऊष्मा को अवशोषित कर चक्रीय प्रक्रम में लगातार कार्य संपादित कर सके। ठीक है, ये था प्लांक केल्विन कथन। फिर नेक्स्ट कथन आता है क्लॉसियस का कथन। नेक्स्ट कथन किसका आता है? क्लॉसियस कथन। ठीक है, क्लॉसियस कथन, कथन नंबर 3 है। ठीक है, क्लॉसियस कथन क्या कहता है? क्लॉसियस कथन कहता है कि बाह्य परिवर्तन किए बिना, क्या बाह्य परिवर्तन किए बिना या ऊर्जा के उपयोग के बिना निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा या ऊर्जा का प्रवाह संभव नहीं है। बाह्य कार्य किए बिना या ऊर्जा के उपयोग के बिना निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊर्जा का प्रवाह संभव नहीं है। ये था क्लॉसियस कथन। ठीक है, ये था क्लॉसियस कथन। क्या कहता है क्लॉसियस कथन कि बाह्य कार्य के बिना, बाह्य कार्य किए बिना या ऊर्जा के उपयोग के बिना, बाह्य परिवर्तन किए बिना या ऊर्जा के उपयोग के बिना, ऊर्जा के उपयोग के बिना, बाह्य परिवर्तन किए बिना या ऊर्जा के उपयोग के बिना निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह क्या है? असंभव है, यह संभव नहीं है। ऊष्मा का प्रवाह, ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह संभव नहीं है। ठीक है, बाह्य परिवर्तन किए बिना या ऊर्जा के उपयोग के बिना निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, जैसे ये T1 है, ये T2 है, Q ऊष्मा लेकर, ठीक है, ये निम्न ताप, ये उच्च ताप, निम्न ताप और ये है उच्च ताप। ठीक है, अब अगर ऊष्मा का या कार्य के उपयोग के बिना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, इस प्रक्रम को अपन क्या कर लेते हैं? क्रॉस कर लेते हैं।
इस प्रक्रम को क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कार्य के उपयोग के बिना, कार्य के उपयोग के बिना। ठीक है, तो कार्य के उपयोग के बिना या ऊर्जा के उपयोग के बिना ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर संभव नहीं है। ठीक है, ये था क्लॉसियस का कथन, ये था क्लॉसियस का कथन। यहाँ पे क्यू है। ठीक है, ये प्रक्रम किया हुआ है क्रॉस, क्योंकि कार्य के बाह्य परिवर्तन किए बिना या कार्य किए बिना ऊष्मा का निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाह क्या है, असंभव है। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉसियस कथन। नेक्स्ट आता है कार्नो कथन। नेक्स्ट कथन कौन सा है, कार्नो कथन। ठीक है, नेक्स्ट कथन कौन सा है, कार्नो कथन नंबर 4। कार्नो कथन, कार्नो कथन क्या कहता है कि दो निश्चित तापक्रमों के मध्य, दो निश्चित तापक्रमों के मध्य कार्य करने वाले प्रक्रमों की क्षमता जो है वो क्या होती है, समान होती है। दो निश्चित तापक्रमों के मध्य कार्य करने वाले प्रक्रमों की क्षमता समान होती है, ये कहता है कार्नो कथन। ठीक है, दो निश्चित तापक्रमों के मध्य, दो निश्चित तापक्रमों के मध्य कार्य करने वाले प्रक्रमों की क्षमता जो है वो समान होती है, क्षमता समान होती। ठीक है, तो ये था कार्नो कथन के दो निश्चित तापक्रमों के मध्य कार्य करने वाले प्रक्रमों की क्षमता जो है वो समान होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपने पांचवा कथन आता है। पांचवा कथन ये कहता है कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है, इसलिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि के साथ उपयोगी ऊर्जा तो घटती है, लेकिन अनुपयोगी ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है। इसलिए ब्रह्मांड में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब जिसमें क्या होगा, उपयोगी ऊष्मा तो शून्य हो जाएगी और एंट्रोपी जो है वो अधिकतम हो जाएगी, जिससे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की मौत कहा जाता है, जिसे ब्रह्मांड की मौत कहा जाता है। तो पांचवा कथन क्या था कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ रही है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ रही है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि के साथ उपयोगी ऊर्जा निरंतर घटती है और अनुपयोगी ऊर्जा जो है वो लगातार बढ़ती है, जिससे क्या होगा, ब्रह्मांड में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें उपयोगी ऊर्जा क्या होगी, शून्य हो जाएगी और एंट्रोपी जो है वो अधिकतम होती है। इससे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की मौत कहा जाता है, इसे ब्रह्मांड की मौत कहा जाता है। ठीक है, तो ये था पांचवा कथन। ठीक है, तो पांचवा कथन क्या है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि के साथ, ब्रह्मांड की
एंट्रोपी में, ब्रह्मांड की एंट्रोपी में वृद्धि के साथ क्या होता है, निरंतर उपयोगी ऊर्जा जो है वो निरंतर घटती है और अनुपयोगी ऊर्जा जो है वो निरंतर बढ़ती है। ठीक है, उपयोगी ऊर्जा निरंतर घटती है और अनुपयोगी ऊर्जा जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। अनुपयोगी ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है, जिससे क्या होगा, ब्रह्मांड में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें उपयोगी ऊर्जा शून्य, जिसमें उपयोगी ऊर्जा शून्य उपयोगी ऊर्जा जो है वो शून्य तथा एंट्रोपी अधिकतम होगी। एंट्रोपी अधिकतम, एंट्रोपी अधिकतम होगी। इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड की मौत कहते हैं। इसे ब्रह्मांड की मौत कहा जाता है। ये थे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के 5 कथन। ठीक है, पहला था प्लांक का कथन, फिर था प्लांक केल्विन कथन, तीसरा था क्लॉसियस कथन, चौथा था कार्नोट कथन और पांचवा है ये ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है और ब्रह्मांड के एंट्रोपी में वृद्धि के साथ क्या होगी, उपयोगी ऊर्जा तो घटती है लेकिन अनुपयोगी ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, जिससे ब्रह्मांड में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें उपयोगी ऊर्जा शून्य तथा एंट्रोपी क्या होगी, अधिकतम होगी। इसे ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की मौत कहा जाता है। इसे ब्रह्मांड की मौत कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्नोट कथन, कार्नोट चक्र। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने कार्नोट चक्र, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट भी है कार्नोट चक्र।